हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी 150 MCQs की सीरीज़ चल रही है हर सब्जेक्ट की। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 150 MCQs की सीरीज़ में 15 क्वेश्चन, दैट इज़ पार्ट थर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके MCQs की प्रिपरेशन करा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए गेट सेट स्टार्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एपिथेलियल टिश्यू आर प्रेजेंट इन। जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? मेरे साथ साथ आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करिए। स्किन में, ग्लैंड्स में, स्टमक में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एपिथेलियल टिश्यूज की बात हो रही है, तो एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? और आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। स्किन में, ग्लैंड्स में, स्टमक में, इन तीनों जगह ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वहां पर हमारे एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं अगर स्किन की, तो स्किन की जो आउटर लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ये बनी होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। ओके, अगर हम ग्लैंड्स की बात की जाए, जहां से ग्लैंड सिक्रीट होते हैं, तो इसकी जो लाइनिंग है और जहां से ये सिक्रीट होते हैं उसके सिक्रीटरी पार्ट्स, ये सब फॉर्म होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम से। ओके, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। और नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग की बात हो रही है, वो होती है सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। तो तीनों में एपिथेलियम से ही बनी हुई है जो कि सिक्रीट करती है एपिथेलियम। स्टमक के अंदर जो होता है कॉलुमनर एपिथेलियम, उससे रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं म्यूकस और एंजाइम्स। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में था कि एपिथेलियल टिश्यूज आर प्रेजेंट ऑल ऑफ द अबव, स्किन, ग्लैंड्स एंड स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय। जो म्यूकस है, तो म्यूकस जो है वो सिक्रीट होता है कहाँ से? ग्लोबुलर सेल, जिसको हम कॉलुमनर एपिथेलियम बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, सीलिएटेड एपिथेलियम से, या फिर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से। तो म्यूकस बनता है जी गोबलेट सेल, जिसको हम बोलते हैं कॉलुमनर एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर हम म्यूकस की बात करें तो म्यूकस क्या है? म्यूकस एक सिक्रेट होता है ओनली एंड ओनली ग्लोबलेट सेल। क्यों? क्योंकि ये लार्ज गोल्जी एपरेटस से बने होते हैं और इसमें भरा होता है म्यूसिन, और यही म्यूसिन हेल्प करता है म्यूकस के फॉर्मेशन में। अगर बात करें गोबलेट सेल की, तो स्पेशलाइज्ड यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं जो कि सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम और सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम से बने होते हैं और सिक्रीट करते हैं म्यूकस को। और म्यूकस सबको पता है क्या करता है? अगर हमारा गला सूख जाए तो आपको पता है क्या होगा? तो लुब्रिकेशन का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है सरफेस को। ठीक है, म्यूकस नहीं होगा तो वो सरफेस क्या होगी? खराश होगी, गला खराब हो जाएगा, या फिर जहाँ भी म्यूकस नहीं होगा वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और सेल को डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, सिक्रीशन के लिए। किडनी से जो एब्जॉर्प्शन होगा, किडनी से जो सिक्रीशन होगा, ठीक है, ग्लैंड्स का सिक्रीशन होगा। ओके, लेकिन म्यूकस से इसका लेना देना नहीं है। वहीं अगर बात करें सीलिएटेड एपिथेलियम की, तो ये हेल्प करते हैं पार्टिकल्स के मूवमेंट में, ठीक है, और म्यूकस के मूवमेंट में। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो पार्टिकल्स हैं वो हेल्प करते हैं उसके मूवमेंट में, लेकिन म्यूकस को सिक्रीट करने में इसका अहम रोल नहीं है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की बात की जाए तो ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, किसको? स्किन को। जैसे स्किन है, स्किन क्या करती है? प्रोटेक्शन कॉज करती है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच बोन इज मूवेबल बोन इन ह्यूमन बॉडी। कौन सी बोन जो है वो हमारे शरीर में मूवेबल बोन है? ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है। तो कौन सी बोन है जो मूवेबल बोन है हमारी बॉडी के अंदर? क्या फीमर बोन है, क्या रेडियस बोन है, ह्यूमरस बोन है, या फिर मैंडिबल बोन है, या फिर जिसको बोलते हैं लोअर जॉ बोन? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप सही बताएंगे, आई थिंक सो, क्योंकि सामने सामने बता दिया लोअर जॉ बोन। भाई मुंह हिलाना है, खाना खाना है, बोलना है ना, तो ये निगलना है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? मैंडिबल, लोअर जॉ बोन की वजह से। अगर ह्यूमन स्केलेटन की बात की जाए तो हमारी बॉडी के अंदर, एक एडल्ट के अंदर 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो हमारा सर है, ये ना बोन से बना हुआ है जो कि फ्यूज है, आपस में जुड़े हुए हैं।
फिक्स जॉइंट जिसे बोलते हैं, और ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को। और ये जो हमारा स्कल है, इसी की बोन से एक बोन जुड़ी हुई है जिसको बोलते हैं मैंडिबल बोन या फिर लोअर जॉ बोन, और ये जो है ये जुड़ी होती है हमारे ब्रेन से। तो मैंडिबल क्या बनाते हैं, हिंज जॉइंट बनाते हैं, ठीक है, विद द टेम्पोरल बोन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर कभी क्वेश्चन आए कि मैंडिबल बोन्स हिंज जॉइंट से जुड़े होते हैं और उन जॉइंट्स को क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स बोला जाता है। ओके, जिसका काम होता है मूवमेंट में, चलने में, है ना, ओपनिंग में, बंद करना, खोलना अपने मुंह को, है ना, स्पीक करना, ये सब चीज़ें। फीमर बोन क्यों नहीं है इसका आंसर, क्योंकि फीमर बोन क्या है, हमारी थाई वाली जो बोन है, सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मानी जाती है हमारी ह्यूमन बॉडी की। ओके, ये हमारे हिप को, घुटने के, नी को मूवमेंट के लिए हेल्प करती है, लेकिन लोअर जॉ बोन को नहीं। रेडियस बोन की बात की जाए तो फोर आर्म बोन है, ये वाला जो अपर वाला हमारा कंधे वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये रोटेशन के लिए हेल्प करता है हमारी आर्म्स को। ह्यूमरस की बोन की बात की जाए तो जैसे हमारी कलाई है, हमारे शोल्डर्स हैं, ये सब हमारे इसको हेल्प करता है मूवमेंट में, हमारी एल्बो को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट कैविटी इन द बॉडी, कौन सी हमारे बॉडी के अंदर लार्जेस्ट कैविटी है, तो ऑप्शन है क्रैनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी या फिर पेल्विक कैविटी। तो लार्जेस्ट कैविटी, कैविटी मतलब जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो आंसर हो जाएगा एब्डोमिनल कैविटी। क्यों होगा एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी एक ऐसी कैविटी जिसमें हमारे भाई आप देखो हमारे एब्डोमन में स्टमक भी आ रहा है ना, लीवर भी आ रहा है, स्प्लीन भी है, पेनक्रियाज भी है। तो एब्डोमिनल कैविटी इसलिए क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये सारे के सारे ऑर्गन्स आ रहे हैं, भाई स्टमक भी आ रहा है, लीवर भी आ रहा है, पेनक्रियाज भी है, स्प्लीन भी है, तो एक कैविटी है। और किस किस के बीच की कैविटी है, थोरेसिक कैविटी और पेल्विक कैविटी के बीच की कैविटी है। ओके, और ये लार्जेस्ट स्पेस है हमारे बॉडी का। क्रेनियल कैविटीज का आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रेन रखता है। अगर पूछा जाए कि ब्रेन कौन सी कैविटी में होता है, आंसर होगा क्रेनियल कैविटी। छोटा है, थोड़ा बहुत छोटा है एब्डोमिनल कैविटी से। थोरेसिक कैविटी इसका आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि थोरेसिक कैविटी हार्ट और लंग्स को रखती है। पेल्विक कैविटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि पेल्विक रीजन आता है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ रहा है और उसमें बोनी स्ट्रक्चर होता है, किसका, पेल्विस का, इसलिए वो पेल्विक कैविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट का प्राइमरी फंक्शन बताना है। ब्लड को फिल्टर करने का, ब्लड को पंप करने का, फूड को डाइजेस्ट करने का, या फिर हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने का। हार्ट का, हमारे दिल का काम क्या है, धड़कना, ठीक है, और धड़कने के साथ साथ वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो ब्लड को पंप करता है हमारा हार्ट, ठीक है। तो हार्ट एक क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल से बना होता है। आपने पढ़ा होगा 3 इसकी लेयर होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, है ना। तो मस्कुलर ऑर्गन जो कि कार्डियक मसल से बना होता है, जिसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना, ब्लड को लेना और बॉडी के टिश्यूज में भेज देना, ठीक है। ये ब्लड को पुश करता है कहाँ के लिए, आर्टरीज के लिए। और ब्लड, हमारा हार्ट का काम क्या है, ब्लड को ऑक्सीजनेट करके न्यूट्रिशन से भर के हमारी बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाना। ओके, फिल्टर ब्लड क्या है, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड इज डन बाय द किडनीज, हमारा किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है। अगर हार्मोन्स की बात की जाए तो प्रोड्यूस हार्मोन क्यों, इसका आंसर नहीं है, क्योंकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। आपने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन को रिलीज करती है ना, सीक्रेट करती है, प्रोड्यूस करती है। डाइजेस्ट फूड क्यों नहीं होगा, क्योंकि डाइजेशन किसका काम है, हमारे स्टमक का काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, इसलिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मेनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव, कितने चैम्बर हमारा हार्ट जो है कितने चैम्बर का होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो आपके जो HAP के फैकल्टी होंगी वो आपको हार्ट हमेशा ऐसे बना के दिखाते होंगे कि 4 चैम्बर का होता है। सॉरी, क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर्स। कौन कौन से चैम्बर, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो कितने हो गए,
4 हो गए, है ना। तो ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर्ड ऑर्गन, 4 चैम्बर्ड ऑर्गन, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग कर देते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग कर देते हैं। अगर हम राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल की बात करें तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखते हैं। वहीं अगर लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉल बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बताना है कि मान लो ये 4 चैम्बर तो हैं, ये हमारा राइट आर्ट्रियम हो गया, ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉल, ऐसी वॉल जो कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व्स बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, या फिर ऑर्टिक वॉल्व बोलते हैं। आंसर हो जाएगा मिट्रल वॉल्व। ओके, मिट्रल वॉल्व मतलब 2 वॉल्व, बाइकस्पिड। तो वॉल्व बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड मिट्रल वॉल्व। मिट्रल मी, ठीक है, हम मतलब 2, बाइकस्पिड। ओके, बाइकस्पिड वॉल्व्स होती है 2, जो कि क्या करती हैं, ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकती हैं। और ये कितने कस्प्स होते हैं इसमें, 2 कस्प्स होते हैं, या कह सकते हो 2 लीफलेट होती है। और ये इंश्योर करता है कि 1 वे फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम और दूसरा लीड करता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। और ये बचाता है, जैसे मैंने बताया, बैक फ्लो के लिए रोकता है कि ब्लड, ताकि बैक फ्लो ना हो जाए। ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हमारे होते हैं राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में। अगर पल्मोनरी वॉल्व्स की बात की जाए तो ये होती है राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ओके, और ऑर्टिक वॉल्व्स होती हैं बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा। जब आप हार्ट पढ़ते हैं ना, तब वहां पर ये चीजें मेंशन होती हैं। ये हार्ट है, मगर मान लो ये ऑर्टा है, ठीक है, ये ऐसे कर लो, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑर्टिक वॉल्व्स हमारी यहाँ प्रेजेंट होंगी, यहाँ प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। नेचुरल पेस मेकर हार्ट का पूछा गया है। एवी नोड है, एसए नोड है, पर्किंजे फाइबर्स हैं, या फिर बंडल ऑफ हिज। तो व्हाट इज द नेचुरल पेस मेकर, और आंसर हो जाएगा बीएसए नोड। ऐसे नोड क्या है, एक नेचुरल पेस मेकर है जो कि हार्ट को स्टार्टिंग में पंप करने के लिए हेल्प करता है। तो ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहली बात ये होते हैं हमारे राइट आर्टरियम में। ये होते हैं हमारे राइट आर्टरियम में, जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, कंडक्शन को स्टार्ट करते हैं और हार्ट बीट को शुरू करते हैं। हार्ट बीट हमारी लब डब होती है, तो उस लब को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इट सेंड द नॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट, और ये हार्ट की जो रिदम है उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो 70 to 100 बीट पर मिनट होती है, हम सभी को पता है। एवी नोड की बात की जाए तो ये रिले स्टेशन है। अगर कोई बोले कि रिले स्टेशन, दैट इज एवी नोड। और ये क्या करता है, इम्पल्स को डिले करता है वेंट्रिकल्स में आने से। भाई बार बार मान लो इम्पल्स तो बार बार आ रही हैं, लेकिन बार बार आएगी तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी ना, तो उस ओवरलैपिंग को एवी नोड्स क्या करते हैं, रोकते हैं। पर्किंजे फाइबर इसका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स। क्योंकि पर्किंजे फाइबर्स क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बना, जो कंडक्शन स्टार्ट हुआ, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर। एक कोऑर्डिनेशन, कॉन्ट्रैक्शन का एक कोऑर्डिनेशन को प्रिपेयर करते हैं। बंडल ऑफ हिज इसका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रांसमिट करते हैं बंडल ऑफ हिज इम्पल्सेस को फ्रॉम एवी नोड टू द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में जाना, ठीक है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन होना, ये काम होता है बंडल ऑफ हिज का, या फिर जिसको हम बंडल ब्रांचेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज असेंशियल फॉर कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा बहुत जरूरी है हार्ट मतलब कार्डियक, ठीक है, हार्ट की मसल को कॉन्ट्रैक्शन देने के लिए। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो कौन सा आयन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है
कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्यों कैल्शियम? ये बात हमेशा फार्मेसी वाले ज़्यादातर ध्यान रखें, कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ये बात कभी नहीं भूलना, ठीक है, कभी भी, मतलब कभी भी नहीं भूलना। तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम क्या करता है? कार्डियक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सोडियम। तो जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और कैल्शियम एंटर करता है सेल के अंदर, ठीक है। और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिलीज हो रहा है। अब जब कैल्शियम रिलीज होगा तो क्या होगा? हार्ट की जो कार्डियक मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी बाय बाइंडिंग विद द ट्रोपोनिन प्रोटीन। ओके, सोडियम इसका आंसर नहीं है, क्योंकि क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में सोडियम का काम होता है, डीपोलराइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वही अगर पोटेशियम की बात की जाए तो रीपोलराइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो रिलैक्सेशन कॉज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप एक बात, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मैम सोडियम भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। सोडियम भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सोडियम का काम नहीं है कॉन्ट्रैक्शन का। सोडियम का जिस टाइम इन्फ्लक्स हो रहा है इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन में, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। कहने का मतलब वो इम्पल्स कंडक्शन कर रहा है। ओके, ये बात है। और कैल्शियम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसिडर्ड अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग फॉर एडल्ट्स? एडल्ट्स के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या माना जाता है? 140/90 mmHg, 120/80 mmHg। अच्छा, हमेशा ना जो चीज़ ऊपर होती है, जैसे मान लो 140/90 है, तो 140 हमारा क्या होगा? ये सिस्टोलिक होता है और 90 हमारा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन। जिस टाइम हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है सिस्टोलिक, जिस टाइम हार्ट रिलैक्सेशन कर रहा है डायस्टोलिक। और ये बात भी नहीं कभी भूलना। ओके, बी ऑप्शन 120/80, 100/60 या फिर 130/100। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ कॉमन है जो कि पता होनी चाहिए अपने बारे में। तो नॉर्मल होता है 120/80। उल्टा कभी कभी ना स्टूडेंट से पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता कितना है, वो बोलते हैं मैम 80/120। दैट इज रॉन्ग। 120/80 इज द एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर, नॉट ए फिक्स वैल्यू, इट इज अप्रॉक्स वैल्यू। हो सकता है 122 हो जाए, हो सकता है 78 हो जाए, या फिर 81 82 हो जाए डायस्टोलिक, दैट इज ओके। तो नॉर्मल एडल्ट कितना होता है? 120/80। 120 हमारा सिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और 80 हमारा डायस्टोलिक प्रेशर जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो रहा है। 140/90 क्या है भाई? 80 से ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो गया, और 120 से सिस्टोलिक ज़्यादा हो गया तो 140 हो गया। कहने का मतलब बीपी हाई हो गया, तो इसको क्या जाएगा माना जाएगा? हाइपरटेंशन माना जाएगा। 100/60 क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो हाइपोटेंशन माना जाएगा। और 130/100 माना जाएगा कि हाइपरटेंशन है पर इतना ज़्यादा नहीं है, तो हाइपरटेंशन स्टेज 2 की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कॉमनली यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए? क्या थर्मामीटर यूज किया जाता है, क्या बैरोमीटर यूज किया जाता है, क्या स्फिग्मोमैनोमीटर यूज किया जाता है, क्या स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है? और अगर किसी को बोलने में अड़चन हो रही है, टंग ट्विस्ट हो रही है, तो तोड़ के बोलो, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। किसी को बोलना नहीं आ रहा तो फिर साथ साथ प्रोनाउंस कर सकता है, और आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है? ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। आपने देखा होगा, एक वो होती है ना बेल्ट जैसी होती है, जिसको अपने हम शोल्डर पे, यहाँ पे अपनी आर्म पे बांधते हैं, और फिर उस पर प्रेशर बनाया जाता है, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है? स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, जिसमें कफ होता है जो हमारे हाथ में बनता है, ठीक है, हमारी आर्म के चारों तरफ उसको बांध दिया जाता है। ओके, एक हमारा होता है मरकरी या फिर एनीरॉइड गॉज, जिसमें प्रेशर हमें दिखता है कि कितना प्रेशर हो रहा है, और एक होता है स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर ने कान में लगाते हैं और हमारे हार्ट पे या फिर हमारी पीठ पे बोलते हैं कि लंबी लंबी सांस लो, ठीक है, जो दैट इज स्टेथोस्कोप। इसको भी यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है?
कोरोटकॉफ साउंड को यूज़ करने के लिए कि बीपी की साउंड किस तरीके से आ रही है, हाई है लो है, तो बीपी की साउंड अलग हो जाती है, तो उस स्टेथोस्कोप से वो कोरोटकॉफ साउंड को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है थर्मामीटर। ये तो हम सबके घर में मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल होता ही है, तो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आज का तापमान, कितना दाब पड़ रहा है ना, कितना प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टेथोस्कोप तो हमें पता ही है, हार्ट की, लंग की साउंड को सुनने के लिए यूज़ किया जाता है, खाली बीपी के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑर्गन इज मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय प्रोलॉन्ग हाई ब्लड प्रेशर। कौन सा ऑर्गन है जो सीधा सीधा अफेक्ट होता है अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है? लीवर, इसका आंसर तो शायद आप बता दोगे, लंग, किडनी या फिर स्किन। अगर बीपी हाई है तो उसका ज़्यादातर जो किडनी है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगी। क्यों? रीज़न है उसके पीछे। देखो, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने से या लंबे टाइम तक ब्लड प्रेशर होने की वजह से, क्रॉनिक हाइपरटेंशन जिस कंडीशन को हम बोलते हैं, इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, और जो नेफ्रॉन है, जो किडनी है, ठीक है, किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पाती है ब्लड को, और इसकी वजह से नेफ्रोस्क्लेरोसिस होता है। नेफ्रोस्क्लेरोसिस मतलब किडनी की जो ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो सब जगह की डैमेज हो रही है ना, तो ब्लड वेसल डैमेज होने की वजह से किडनी भी सही तरीके से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगा। अब ब्लड सही से फिल्टर नहीं होगा तो क्या होगा? किडनी पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, इस वजह से CKD होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और किडनी फेलियर भी हो सकता है अगर बीपी अनट्रीटेड हो जाए। अगर वो सही नहीं होता है तो दिक्कत होगी। नेक्स्ट है लीवर। इसका आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि अल्कोहल, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर डिजीज की वजह से अफेक्ट होता है, हाइपरटेंशन की वजह से डायरेक्टली नहीं होता है। लंग क्यों नहीं है? क्योंकि हाई बीपी कैन कॉज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो हो सकता है इनडायरेक्टली, लेकिन किडनी डैमेज बिल्कुल नहीं होगी, या फिर किडनी अफेक्ट नहीं करेगी डायरेक्टली। स्किन, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन प्लेज अ की रोल इन रेजिंग ब्लड प्रेशर बाय रिटेनिंग सोडियम। कौन सा हार्मोन जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ने के टाइम सोडियम रिटेनिंग होता है? विच हार्मोन प्ले अ की रोल इन रेजिंग ब्लड प्रेशर बाय रिटेनिंग सोडियम। अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, रिटेनिंग होगी, तो कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है? इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन या फिर ग्लूकागॉन? और आंसर हो जाएगा एल्डोस्टेरॉन। क्यों होगा एल्डोस्टेरॉन? चलिए देखते हैं। तो एल्डोस्टेरॉन क्या, एक हार्मोन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। इसका काम होता है रेनिन का फॉर्मेशन करना, और रेनिन का काम होता है एंजियोटेंसिन रिलीज करना, एंजियोटेंसिन के सिक्रीशन को बढ़ाना। ये एंजियोटेंसिन क्या बनाता है? एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2, और एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, RAAS को एक्टिवेट करता है, और इसकी वजह से जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उनमें सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और उसकी वजह से वाटर रिटेंशन भी होने लगता है, और पोटेशियम एक्सक्रीट होने लगता है। बात समझ में आई? नहीं आई? थोड़ा सा ट्रिकी हो गया नहीं? सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है, भाई सोडियम हमारे किडनी से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है। वो क्या बढ़ा रहा है? वो सोडियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, ओके, वाटर बढ़ रहा है, लेकिन साइड बाय साइड क्या रिलीज हो रहा है? पोटेशियम। तो पोटेशियम बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से भाई सोडियम भी बढ़ रहा है, वाटर भी बढ़ रहा है, और जो रिलैक्स करता इन है वो तो बाहर निकल रहा है, तो सोडियम की कमी हो जाएगी, ओके। इस वजह से क्या होगा? जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ब्लड वेसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने वाला है। इंसुलिन इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को नहीं। कॉर्टिसोल इसका आंसर नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन है, ये माइल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, सोडियम रिटेंशन को हल्का सा रेगुलेट करता है, पर उसका इतना ज़्यादा कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो रहा है इसका डायरेक्टली। ग्लूकागॉन इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज को बढ़ाता है, ये बीपी रेगुलेशन में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
द हार्ट पंप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द बॉडी थ्रू विच मेजर आर्टरीज। जो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है बॉडी में, वो कौन सी मेजर आर्टरी के थ्रू करता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ऑर्टा के थ्रू, वेना कावा के थ्रू, या फिर कैरोटिड आर्टरी के थ्रू। तो हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है हमारे शरीर के अंदर, वो कौन सी मेजर आर्टरी है? नाम में लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑर्टा। ऑर्टा क्या है? ऑर्टा हमारे हार्ट का सबसे मेजर पार्ट है। तो ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। कहीं क्वेश्चन है लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, दैट इज ऑर्टा। और ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो ऑर्टा है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर ऑर्टा की तरफ मूव करता है, ठीक है, लेकिन लंग्स में नहीं जाता। हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है लेकिन लंग्स में नहीं जाता है। और ऑर्टा छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज में, छोटी छोटी आर्टरीज में आगे फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। पल्मोनरी आर्टरी क्यों नहीं है इसका आंसर? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है और ये राइट वेंट्रिकल से लंग में जाता है। वेना कावा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वेना कावा एक वेन है, एक आर्टरी बिल्कुल भी नहीं है। और कैरोटिड आर्टरी क्यों नहीं है? क्योंकि कैरोटिड आर्टरी क्या है? ऑर्टा की एक छोटी सी ब्रांच है, लेकिन निकल तो ऑर्टा से रही है, इसलिए आंसर होगा ऑर्टा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग टू द हार्ट। कौन सी ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न करती है लंग से हार्ट के अंदर? कह सकते हो कि ब्लड आया, लंग में गया, लंग से ऑक्सीजनेटेड हुआ और हार्ट में चला गया। तो कौन सी ब्लड वेसल? पल्मोनरी आर्टरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पल्मोनरी वेन, ऑर्टा, या फिर वेना कावा। आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ही एक इकलौती हमारे बॉडी की ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये बात भूलिएगा नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लंग से कहाँ पहुँचाती है? हार्ट में। तो पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। और ये यूनिक है, क्यों? क्योंकि जो वेन्स है नॉर्मली जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन हमारे शरीर की ये इकलौती ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। पल्मोनरी आर्टरीज क्या हैं? ये इकलौती ऐसी हमारी बॉडी की आर्टरीज हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑर्टा हम सभी को पता है, अभी हमने देखा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेना कावा रिटर्न करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से राइट आर्टरियम में। तो यहाँ पे हमारे जो 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक हमारे कोर फार्मेसी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं किया है, तो अगर आपको ये क्लास समझ आई है और आंसर आपके सही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प हो, और सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे जो पेजेस हैं वो टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा पर भी प्रेजेंट है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक भेज दिए हैं, आप उनको भी ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।